नमस्कार, स्वदेश एजेंडा देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ राखी। एजेंडा में आज बात अमेरिका में राष्ट्रपति चुनाव की, जहां इस बार मुकाबला उपराष्ट्रपति कमला हैरिस और पूर्व राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के बीच है। डोनाल्ड ट्रंप और कमला हैरिस ने अपने समर्थकों को मतदान केंद्रों तक लाने के लिए पूरी ताकत झोंक दी है। वोटिंग तो आज हुई, लेकिन नतीजों की घोषणा में कई दिन लग सकते हैं। यानी नया राष्ट्रपति जो है वो जनवरी 2025 में इस पद की शपथ लेगा। दोनों ही उम्मीदवारों का फोकस स्विंग स्टेट्स पर रहा। पॉप स्टार से लेकर कई हाई प्रोफाइल नेता कमला हैरिस के पाले में खड़े रहे, जबकि एलन मस्क और मेल गिब्सन जैसी नामचीन हस्तियां ट्रंप के समर्थन में खड़ी नजर आई। एक बात जो सबसे अहम है वो है मुद्दे जिस पर सबकी नजर रही। रोजमर्रा की चीजों की महंगाई से लेकर लोकतंत्र और गर्भपात के अधिकार तक। इसके साथ ही कानूनी इमिग्रेशन को कैसे और बढ़ाया जाए ताकि ज्यादा से ज्यादा लोगों को अमेरिका में काम करने का मौका मिले। ये वो मुद्दे रहे जो यहाँ काफी चर्चा में रहे और जिस पर अमेरिका की जनता ने बढ़ चढ़कर वोट किया है। ऐसे में क्या कहते हैं समीकरण और कौन होगा सुपर पावर का सुपर बॉस, इसके साथ ही भारत पर जाहिर तौर पर जो भी राष्ट्रपति होगा संबंधों को लेकर कितना प्रभाव पड़ेगा, इसी पर चर्चा को आगे बढ़ाएंगे। उससे पहले देखिए ये रिपोर्ट। अमेरिका आज तय करेगा विश्व राजनीति की एक नई दिशा। अमेरिकी नागरिकों ने राष्ट्रपति और संसद सदस्यों को अप्रत्यक्ष रूप से चुनने के लिए मतदान में हिस्सा लिया। दरअसल अमेरिकी लोग सीधे तौर पर वोट नहीं देते। वे किसे राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति बनाना चाहते हैं, इसके बजाय वे एक समूह के सदस्य यानी इलेक्टोरल कॉलेज के लिए वोट करते हैं। बाद में इलेक्टोरल कॉलेज के सदस्य इलेक्टर राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति का चुनाव करते हैं। इलेक्टोरल कॉलेज एक ऐसी व्यवस्था है जिसमें कम वोट पाने वाला उम्मीदवार भी चुनाव जीत सकता है। अमेरिकी इतिहास में 5 राष्ट्रपति हुए हैं जिन्होंने जनता द्वारा दिए गए पॉपुलर वोट जीते बिना राष्ट्रपति का चुनाव जीता है। ऐसा करने वाले सबसे हाल के राष्ट्रपति 2016 में डोनाल्ड ट्रंप थे। क्या है इलेक्टोरल कॉलेज? इलेक्टोरल कॉलेज अमेरिकी चुनावों में एक अहम प्रक्रिया है। अमेरिकी नागरिक अपने अपने राज्य के निर्वाचकों के जरिए अप्रत्यक्ष रूप से अपने राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति का चुनाव करते हैं। भारत के चुनाव परिप्रेक्ष्य में समझें तो जनता अपनी विधानसभा या लोकसभा सीट पर विधायक या सांसद का चुनाव करे और बाद में यही विधायक या सांसद मुख्यमंत्री या प्रधानमंत्री चुन ले। अमेरिकी परिप्रेक्ष्य में चुनावी प्रक्रिया काफी जटिल है। किसी भी चुनाव के लिए वहाँ के समीकरण बेहद महत्वपूर्ण होते हैं। इसी तरह अमेरिका में कुल 538 चुनावी मत हैं, जिनमें 535 सदन के प्रतिनिधि, 100 सीनेट की सीटें और वॉशिंगटन डीसी से 3 सीटें शामिल हैं। राष्ट्रपति बनने के लिए किसी उम्मीदवार को न्यूनतम 270 वोट चाहिए। हर राज्य के पास कुछ चुनावी मत होते हैं। कैलिफोर्निया में सबसे ज्यादा 54 सीटें हैं। इसके बाद टेक्सास में 46 और फ्लोरिडा में 30 हैं। नॉर्थ डकोटा, साउथ डकोटा, डेलावेयर और वर्मोंट जैसे राज्यों में न्यूनतम 3 सीटें हैं। अमेरिकी प्रणाली विनर टेक्स्ट ऑल मॉडल का पालन करती है। जिस उम्मीदवार को किसी राज्य में सबसे ज्यादा वोट मिलते हैं वो उस राज्य के सभी चुनावी मत जीत लेता है। ये प्रणाली वॉशिंगटन डीसी और अमेरिका के 48 राज्यों में लागू होती है। अमेरिका के चुनाव में स्विंग राज्य पर सबकी निगाहें होती हैं। ऐसे राज्य जहां अधिकतर अमेरिकी राज्यों का झुकाव एक पार्टी की ओर होता है। जिन राज्यों का झुकाव डेमोक्रेट्स की ओर है उन्हें नीला यानी ब्लू राज्य कहा जाता है और जिनका झुकाव रिपब्लिकन की ओर है उन्हें लाल यानी रेड राज्य कहा जाता है। स्विंग राज्य वे 7 महत्वपूर्ण राज्य होते हैं जो किसी निश्चित ट्रेंड का पालन नहीं करते बल्कि बार बार बदलते रहते हैं और आखिरकार विजेता के चुनाव में निर्णायक भूमिका निभाते हैं। अमेरिका में ये राज्य तय करेंगे चुनावी सफर। पेंसिल्वेनिया में छिपी है अमेरिकी राष्ट्रपति चुनाव की जीत की चाबी। 19 इलेक्टोरल कॉलेज के साथ सबसे अहम स्विंग स्टेट। साल 2020 में बाइडेन की जीत में पेंसिल्वेनिया की अहम भूमिका। साल 2020 के चुनाव में इसी राज्य ने जो बाइडेन की जीत में अहम भूमिका निभाई थी। इस राज्य में 19 इलेक्टोरल कॉलेज वोट हैं। पेंसिल्वेनिया को 1992 से ही डेमोक्रेटिक पार्टी के गढ़ के रूप में देखा जाता रहा है। अमेरिकी राजनीति में इसे डेमोक्रेट्स का कॉमनवेल्थ भी कहा जाता है, लेकिन 2016 में रिपब्लिकन ने यहाँ पर जीत हासिल कर ली थी, जिसके बाद डोनाल्ड ट्रंप राष्ट्रपति चुने गए थे। पेंसिल्वेनिया में बड़ी संख्या में सीटें नहीं मिलने से कमला हैरिस के लिए अमेरिकी चुनाव में जीतना मुश्किल हो सकता है।
1948 के बाद से कोई भी डेमोक्रेट्स उम्मीदवार पेंसिल्वेनिया में जीत के बिना व्हाइट हाउस में प्रवेश नहीं कर पाया है। पेंसिल्वेनिया में वोटरों के लिए मुख्य मुद्दा बढ़ती मुद्रास्फीति और महंगाई है। पेंसिल्वेनिया में 6 लाख एशियाई अमेरिकी हैं, जिनमें सबसे बड़ा समूह भारतीय अमेरिकी है। डोनाल्ड ट्रंप और कमला हैरिस के चुनाव अभियान ने स्वीकार किया है कि उन्हें इस राज्य में सबसे कठिन चुनौती का सामना करना पड़ रहा है। पेंसिल्वेनिया को स्विंग स्टेट कहा जाता है। यहाँ 19 इलेक्टोरल कॉलेज वोट हैं। अमेरिकी चुनाव में जीतने के लिए किसी उम्मीदवार को 270 वोटों की जरूरत होती है। इस बार एरिजोना, नेवादा, विस्कॉन्सिन, मिशिगन, पेंसिल्वेनिया, नॉर्थ कैरोलिना और जॉर्जिया के 7 राज्यों के नतीजे तय करेंगे कि अगला राष्ट्रपति कौन होगा। कहा जा रहा है कि इस बार कमला हैरिस इतिहास बना सकती हैं। अमेरिकी चुनाव में कई अन्य पार्टियों के होने के बावजूद चुनाव डेमोक्रेटिक और रिपब्लिकन पार्टी के बीच होता है, जहां डेमोक्रेट्स की उम्मीदवार वर्तमान उपराष्ट्रपति कमला हैरिस हैं। अगर हैरिस जीतती हैं, तो वो अमेरिका की पहली महिला राष्ट्रपति के साथ साथ अमेरिका की पहली भारतीय मूल की राष्ट्रपति भी बन जाएंगी। दूसरी ओर रिपब्लिकन उम्मीदवार पूर्व राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप हैं, जो कि 2020 में हारने के बाद व्हाइट हाउस में वापसी का प्रयास कर रहे हैं। बता दें कि यदि ट्रंप जीतते हैं, तो वो 100 वर्षों में पहला अवसर होगा जब कोई राष्ट्रपति 2 गैर संयुक्त कार्यकाल में पद ग्रहण करेगा। अमेरिका चुनाव के लिए दोनों ही उम्मीदवारों ने जमकर प्रचार किया। अमेरिका के मिशिगन में डोनाल्ड ट्रंप ने कर के बोझ को कम करना और अवैध इमिग्रेशन को रोकने जैसे अपने वादे दोहराए। इस दौरान ट्रंप ने ये भी दावा किया कि उन्होंने इस साल 900 से ज्यादा रैलियां की हैं। अमेरिकी चुनाव प्रचार के आखिरी दिन ट्रंप ने स्विंग स्टेट्स नॉर्थ कैरोलिना, पेंसिल्वेनिया और मिशिगन में रैलियां की, जबकि कमला हैरिस ने पेंसिल्वेनिया के फिलाडेल्फिया और पिट्सबर्ग में रैली की। दोनों उम्मीदवार स्विंग स्टेट्स में डेरा जमाए रहे और जमकर प्रचार किया। अमेरिका के चुनाव के लिए उत्साह भारतीय मूल में भी दिखाई दिया। भारतीय मूल की हॉलीवुड एक्ट्रेस पूर्णा जगन्नाथन ने कमला हैरिस का समर्थन किया। उधर ट्रंप और कमला हैरिस की जीत के लिए देवी देवताओं को प्रसन्न करने हवन पूजन भी किया गया। वोट फॉर डोनाल्ड ट्रंप, मेक वर्ल्ड ग्रेट अगेन, सेव हिंदू। वोट फॉर डोनाल्ड ट्रंप, मेक वर्ल्ड ग्रेट अगेन, सेव हिंदू। वोट फॉर डोनाल्ड ट्रंप, मेक वर्ल्ड ग्रेट अगेन, मेक वर्ल्ड ग्रेट अगेन। गौरी पुत्र गणेश्वरम शुभकरम धर्मार्थ शांति करम। आज मां बगलामुखी पीठ के प्रांगण में सभी संतों के द्वारा डोनाल्ड ट्रंप के विजयी की कामना के लिए हम सभी साधु संत समाज आज हवन पूजा और विशेष करके जो राजनीतिक की देवी है, जो विजय को प्राप्ति कराने वाली हमारी 10 महाविद्या देवी में मां पीताम्बरा बगलामुखी है, जो अद्भुत मंत्रों का संतों के द्वारा जप किया जा रहा है। ओम ह्लीं बगलामुखी सर्व शत्रु नाम, डोनाल्ड ट्रंप सर्व शत्रु नाम, वाचम मुखम पदम स्तंभे जिह्वाम कीलय कीलय बुद्धिम विनाशाया ह्लीं ओम फट स्वाहा। इन मंत्रों के द्वारा आज साधु संतों ने मानवता के रक्षक और विश्व में शांति लाने वाले डोनाल्ड ट्रंप के लिए विजयी की प्राप्ति के लिए आज हम सभी साधु संत यज्ञ और पूजन और विशेष करके मां बगलामुखी का अनुष्ठान कर रहे हैं। ये देखिए, आज अमेरिका में चुनाव हो रहा है, वो बैलेट पेपर पर हो रहा है। अमेरिका जैसा देश आज बैलेट पेपर पर उनकी जनता अपना राष्ट्राध्यक्ष चुन रहा है, लेकिन हिंदुस्तान में ईवीएम के ऊपर आज भी लोगों के मन में संदेह है। तो कैसे आप निष्पक्ष चुनाव की बात कर सकते हैं? कुल मिलाकर अमेरिका में चुनाव है। ट्रंप और कमला हैरिस दोनों की प्रतिष्ठा दांव पर है। ऐसे में कौन बैठेगा राजगद्दी पर, ये तो नतीजे आने के बाद ही पता चलेगा। लेकिन एक बात तो तय है, जो भी चुना जाएगा वो भारत से संबंधों के लिए अच्छा ही होगा। स्पेशल रिपोर्ट, स्वदेश न्यूज।
चलिए, तो सुपर पावर का सुपर बॉस कमला या ट्रंप, ये एक बड़ा सवाल है। देखिए, नतीजे बताएंगे कि आखिरकार अब राष्ट्रपति कौन चुना जाएगा, लेकिन इन दोनों ने कड़ी मेहनत की है। महत्वपूर्ण ये भी होता है कि कहते हैं ना कि चुनाव विदेश का हो लेकिन देश में हलचल ना हो, ऐसा कैसे हो सकता है। और सबसे महत्वपूर्ण बात, कौन से वो स्टेट थे, कौन सी वो प्रक्रिया है, कौन से वो मुद्दे हैं जिस पर अमेरिका की जनता ने बढ़ चढ़कर वोट किया है। देखिए, काउंटिंग, मुझे लगता है काउंटिंग में थोड़ा वक्त लगेगा, नतीजे में वक्त लगेगा, लेकिन मतदान की जो प्रोसेस थी वो हो चुकी है और लगातार कुछ ऐसे स्टेट्स वहां से निकलकर सामने आए हैं जहां पर यह कहा जाता कि अमेरिका का राष्ट्रपति कौन होगा वो जीत की चाबी है, जो वहीं से सारी चीजों का सफर तय करती है। क्योंकि पहली बार नहीं है, हमेशा से आंकड़ों को उठा के देखा जाए तो उसमें सारी चीजों का समावेश सामने आया है। तो दो बड़े सवाल हैं कि कौन होगा अमेरिका का राष्ट्रपति, दूसरी सबसे बड़ी बात कि भारत को लेकर उसका कितना प्रभाव होगा, संबंधों को लेकर कितना प्रभाव होगा। क्योंकि मैंने पहले ही कहा और आपने देखा होगा इस रिपोर्ट के माध्यम से कि कहीं ना कहीं चुनाव विदेश में है लेकिन पूजा पाठ और हलचल हमारे देश में भी है। तो मुझे लगता है ये बड़ा एक रोचक इस तथ्य आज देखने को मिला है। सीधे चर्चा पर चलेंगे, हमारे साथ मेहमान जुड़े हैं। सबसे पहले आपका परिचय करा दें। भारतीय जनता पार्टी का पक्ष रखेंगे संदीप वर्मा। संदीप जी, बहुत स्वागत चर्चा में जुड़ने के लिए। कांग्रेस का पक्ष रखेंगे मुर्तजा मूसवी। मुर्तजा जी, आपका भी बहुत स्वागत है। राजनीतिक विश्लेषक हैं इंदुकान दीक्षित। इंदुकान जी, आपका भी बहुत स्वागत है। विदेश मामलों के जानकार हैं अनुपम तिवारी। अनुपम जी, आपका भी बहुत स्वागत है। और स्वदेश न्यूज के चैनल हेड आरपी श्रीवास्तव जी हमारे साथ जुड़े हैं। आरपी श्रीवास्तव जी, आपका भी बहुत स्वागत है। चर्चा की शुरुआत सबसे पहले अनुपम जी आपसे, मुझे सुन पा रहे हैं? कांग्रेस का पक्ष रखेंगे। अनुपम जी, मुझे सुन पा रहे हैं? नहीं, अनुपम जी शायद मुझे नहीं सुन पा रहे हैं। ठीक है, एक बार फिर से कनेक्ट करने की कोशिश करते हैं। अनुपम जी, आपने म्यूट किया है क्या? अनम्यूट कीजिएगा प्लीज। जी, मैं अभी सुन पा रहा हूँ आपको। अच्छा, अभी सुन पा रहे हैं, ठीक है। बहुत महत्वपूर्ण मुझे लगता है, सबकी नजरें हैं, पूरे देश को देख लीजिए, विदेश को देख लीजिए, दुनिया को देख लीजिए, अमेरिका के इस इलेक्शन पर सबकी नजरें टिकी हुई हैं। और ये तब तक हलचल रहेगी जब तक नतीजे नहीं आ जाते, क्योंकि कैंडिडेट ही ऐसी हैं। ना तो हम डोनाल्ड ट्रंप को कम आंक सकते हैं, ना हम कमला हैरिस को कम आंक सकते हैं। एक महिला उम्मीदवार होने के साथ साथ उनका अपना एक ऑरा, डोनाल्ड ट्रंप क्योंकि पहले भी जाहिर तौर पर अपनी सारी चीजों को रखा है उन्होंने सामने, लेकिन अमेरिका के परिप्रेक्ष्य में समझे बहुत सारी चीजें क्लियर हैं अमेरिका की। वहां की अहम प्रक्रिया क्या है, वो इलेक्शन का फॉर्मेट क्या है, वो चीजें कैसे आएंगी, वहां के मुद्दे, सब कुछ क्लियर है। मैं, क्योंकि आप विदेश मामलों के जानकार हैं, दोनों कैंडिडेट को देखते हुए आज जिस तरीके से वोटिंग हुई है, क्या आपका मत है? और भारत को लेकर यदि मैं देखूं, क्योंकि काफी कुछ देखे, पूजा पाठ हुआ है, मतलब इतना ज्यादा सब लोग उसके लिए डिवोटेड हैं, उसके लिए अलग से प्रार्थना की गई, तो भारत के परिप्रेक्ष्य में यदि समझने की कोशिश करें तो कितना महत्वपूर्ण है ये? देखिए राखी, निश्चित तौर पर पूरी दुनिया की निगाह है अमेरिका के ऊपर। और 5 नवंबर का दिन 2024 में एक खास बात के लिए याद किया जाएगा, क्योंकि 2000 के बाद, सन 2000 के बाद अमेरिका के अंदर इतना टाइट चुनाव हो रहा है, जहां पर ये आज तक ये कह पाना बहुत मुश्किल है कि कौन लीड कर रहा है और कौन ट्रेल कर रहा है। यानी दोनों ही कैंडिडेट्स में एक बराबरी की सिचुएशन है। और जितने भी सर्वेज आए हैं अभी तक अमेरिकन चुनाव में, प्रेसिडेंशियल इलेक्शन में, वो सब भी इसी तरफ इंडिकेट कर रहे हैं कि कल जब तक रिजल्ट का पहला दौर नहीं आ जाएगा, जब तक ये पता नहीं चल जाएगा तो कि कौन जीता और कौन हारा है, तब तक कुछ भी कयास लगाना कम से कम इस बार के चुनाव में बहुत मुश्किल है। मैं 2000 का इलेक्शन की बात इसीलिए कर रहा हूं क्योंकि उस बार भी जब जॉर्ज डब्ल्यू बुश चुन करके आए थे, तब भी लगभग यही सिनेरियो था और एक नेक टू नेक फाइट थी और उसमें जॉर्ज डब्ल्यू बुश जीते थे। सिचुएशन इस बार भी कमोबेश वैसी ही है। और लेकिन इस बार की जो वर्ल्ड जियो पॉलिटिक्स है वो बहुत चेंज हो चुकी है। आप देखेंगे कि इस समय गल्फ के अंदर टेंशन है, इस समय रूस यूक्रेन युद्ध लगातार चल रहा है, चीन और ताइवान का जो तनाव है वो बढ़ता जा रहा है। तो इस वर्ल्ड जियोपॉलिटिकल सिनेरियो में अमेरिकन प्रेसिडेंशियल इलेक्शन और बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है, क्योंकि हमको पता है दुनिया की एकमात्र महाशक्ति और चीजों को बहुत अलग अलग ढंग से हैंडल करने वाली महाशक्ति, दुनिया की एक इकोनॉमिक सुपर पावर, उसके जो सिरमौर का जो चुनाव होना है वो आसान नहीं होने वाला है। अब अगर हम बात करें डोनाल्ड ट्रंप और कमला हैरिस की पर्सनैलिटीज की, तो निश्चित तौर पर दोनों के अलग अलग प्रोज हैं, अलग अलग कॉन्स हैं। अगर हम भारत के परिप्रेक्ष्य में अगर समझना चाहे चीजों को, तो निश्चित तौर पर प्रेसिडेंट ट्रंप का जो पुराना कार्यकाल था वो भारत के लिहाज से अच्छा रहा है, और जो बाइडेन साहब का जो अभी वर्तमान कार्यकाल है ये भी भारत के लिहाज से अच्छा रहा है।
और वो जो एक लकीर मिट गई है, जो पहले कहा जाता था कि रिपब्लिकन्स भारत के ज्यादा हितैषी होते हैं, कभी कहा जाता था डेमोक्रेट्स भारत के ज्यादा हितैषी होते हैं, अब वो लकीर भी मिट गई है, क्योंकि भारत की इंपॉर्टेंस अमेरिका के अंदर अब समझी जा रही है। अब अगर हम आज का सिनेरियो देखें तो दोनों भी कैंडिडेट्स ऐसे हैं जिनसे हमें कुछ फायदे और कुछ नुकसान है। अगर मैं संक्षेप में बताऊं तो डोनाल्ड ट्रंप साहब के साथ हमारे प्रधानमंत्री के व्यक्तिगत अच्छे संबंध हैं। इनफैक्ट प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के व्यक्तिगत संबंध जो बाइडेन प्रशासन के साथ भी अच्छे हैं। तो ये हमारा एक बहुत बड़ा प्लस पॉइंट है कि हमारा जो सबसे बड़ा नेता है उसके अमेरिका के दोनों पक्षों के साथ बेहतरीन पर्सनल रिलेशंस है, और उसका फायदा हमको ट्रेड से मिलेगा, उसका फायदा हमको सामरिक रणनीतियों में मिलेगा, उसका फायदा हमको डिफेंस के जो भी इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट प्रोग्राम्स है उनके ऊपर मिलेगा। तो ये जो 3 महत्वपूर्ण चीजें हैं उनमें प्रधानमंत्री मोदी का जो ऑरा है वो काम करेगा, चाहे डोनाल्ड ट्रंप जीते चाहे कमला हैरिस जीते। लेकिन अगर दोनों में मैं फर्क देखना चाहूं तो डोनाल्ड ट्रंप साहब ने अपने इलेक्शन कैंपेन ये बार बार कहा है कि वो टैरिफ्स को बढ़ाएंगे, वो इंपोर्ट्स को महंगा करेंगे अमेरिका के अंदर। तो निश्चित तौर पर भारत की तरफ से जो आईटी सेक्टर में, जो फार्मास्यूटिकल्स में, जो तमाम क्षेत्रों में जो एक्सपोर्ट होता है अमेरिका को, वो सब चीजें अगर महंगी हो गई तो निश्चित तौर पर इकोनॉमिकली भारत को कुछ नुकसान होगा। लेकिन वही दूसरी तरफ अगर हम डोनाल्ड ट्रंप की जो बाकी चीजों को समझे तो भारत के हितैषी रहे हैं और भारत का आगे भी साथ देने का उन्होंने वादा किया हुआ है। इनफैक्ट जब वो बात करते हैं इमिग्रेशन की तो वहां पर भी वो कहीं ना कहीं भारत की समस्याओं को भी इंडिकेट करते हैं। ये भारत के लिए एक बड़ी चीज है। अब रही बात कमला हैरिस जी की, यानी कि जो बाइडेन प्रशासन की, डेमोक्रेट्स की, तो उनके साथ भी भारत के प्रधानमंत्री के रिश्ते बहुत अच्छे हैं। और दूसरी बात यह है कि कमला हैरिस ने बार बार कहा है कि वो वर्ल्ड जियोपॉलिटिक्स में स्टेटस को पसंद करती हैं, यानी कि भारत को वो अभी भी दक्षिण एशिया का एक बड़ा सुपर पावर मानेंगी और चीन के खिलाफ भारत को हर संभव सहायता देंगी ताकि चीन को आगे बढ़ने से रोका जा सके और भारत को उसके सामने एक अच्छी कंडीशन में खड़ा किया जा सके। और यहां पर अगर हम इकोनॉमिक पॉइंट ऑफ व्यू देखें तो कमला हैरिस ने स्पष्ट कर दिया है कि भारत के साथ उनका जो इकोनॉमिक साझीदार वाला रवैया है वो लगातार बरकरार रहेगा। डिफेंस का क्षेत्र हो या फिर ट्रेड का क्षेत्र हो, हर क्षेत्र में वो भारत की सहयोगी की भूमिका में रहेंगी। हाँ, अंतरराष्ट्रीय मसलों पर कुछ हद तक भारत जो बाइडेन प्रशासन से, कमला हैरिस प्रशासन से कुछ और चाहेगा। मैं उदाहरण दूंगा कनाडा का, क्योंकि कनाडा के बारे में जो भारत के जो इस समय तल्ख रिश्ते हैं उसमें अमेरिका और ज्यादा बेहतर भूमिका निभा सकता था, जो बाइडेन प्रशासन निभा सकता था, लेकिन शायद वहां पर उनसे कुछ चूक हुई है। और कमला हैरिस अगर राष्ट्रपति बनती हैं तो निश्चित तौर पर वो इस चीज को समझेंगी और भारत के कनाडा के साथ या विभिन्न देशों के साथ जो रिश्ते खराब हो रहे हैं उनमें अमेरिका अपनी भूमिका बेहतर निभाएगा। तो अभी ये एक तरह से ये बंद किताब है। जब इसको खुलने देते हैं, राष्ट्रपति का चुनाव हो जाने देते हैं, उसके बाद ही समझ में आएगा कि एग्जैक्टली भारत को क्या फायदा होने वाला है और क्या नुकसान होने वाला है। बिल्कुल, लेकिन फिलहाल जो आपने एक पूरा सिनेरियो क्लियर किया है उससे तो मुझे यही लग रहा है, जो मुझे भी समझ में आया है कि फिलहाल सुपर बॉस जो भी होगा इस सुपर पावर का, भारत को लेकिन कहीं ना कहीं कोई ऐसी दिक्कत परेशानी फिलहाल नहीं दिखती है। जब तक ये अभी आपने कहा किताब बंद है, खुलने दीजिए, लेकिन जो भी चीजें आएंगी वो एक पॉजिटिव वे में हो सकती हैं। दोनों के स्टेटमेंट और सारे रिलेशंस को समझने की कोशिश की जाए तो अच्छी बात है। इंदुकांत जी सुन पा रहे हैं मुझे? जी राखी जी। इंदुकांत जी, बड़ा महत्वपूर्ण इलेक्शन अमेरिका का, क्योंकि मुझे लगता है अनुपम जी ने बहुत सारी चीजों को क्लियर किया, लेकिन इंतजार उन नतीजों का होगा। अपने आप पे देखिए, अमेरिका के लिए भी होगा, देश के लिए भी होगा। जो एक कनेक्शन दो देशों के होते हैं तो कहीं ना कहीं हमें उस परिप्रेक्ष्य में देखना पड़ेगा। जब पूजा पाठ हो सकता है, जब उनके लिए प्रे हो सकती है अलग अलग, तो आप सोच लीजिए कि कनेक्शन कैसे नहीं हो सकता। लेकिन मुझे ऐसा लगता है आज जो जनता ने बढ़ चढ़कर वोट किया है और जिस तरीके से वोटिंग हुई है, बहुत सारे मुद्दे वहां के लिए आए हैं। खास तौर पर एक बात और देखनी पड़ेगी, जो एनआरआईज हैं उनकी अपनी कुछ डिमांड्स थी, उनकी अपने कुछ, बहुत सारे लोगों को आज मैंने पढ़ा, उनके अपने कुछ मुद्दे रहे हैं। उन सारी चीजों को लेके एक बात उनकी कॉमन सी समझ में आ रही थी कि नहीं, जैसे ट्रंप के लिए कुछ बातें आई कि वो महिलाओं के सम्मान में बहुत अच्छा वो नहीं कहते, ठीक है, एक उनका व्यूज हो सकता है, लेकिन ओवरऑल उन्होंने कैसे चलाया, उनके क्या एक संबंध भारत के साथ रहे। कमला हैरिस अपने आप में एक महिला है, तो उन मुद्दों को यदि कंपेयर करके देखा जाए तो आपको क्या लगता है, आपका क्या मत है? जी राखी जी नमस्कार, हमारे जितने को पैनलिस्ट उनको मेरा नमस्कार। देखिए, ये चुनाव जैसे विश्व के लिए बहुत महत्वपूर्ण है, वैसे ही भारत के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। और जैसा अभी तिवारी साहब कह रहे थे, मैं भी ये मानता हूं कि इन चुनाव में निश्चित तौर पे ट्रंप की तरफ भारत के लोगों का जो रुझान रहा है, क्योंकि जो ट्रंप का पुराना कार्यकाल था
उसमें जिस तरह से उनका एक केमिस्ट्री थी प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी के साथ, और जिस तरह का उन्होंने भारत के पक्ष में कई बार ओपनली बातें कही, उनको सपोर्ट किया, यहाँ तक कि जब गलवान का मामला आया था उस समय भी जब चीन से बॉर्डर ब्रेटअप हो रहा था, डोकलाम का मामला था, तो उस के एक तरह से उन्होंने ये ऑफर किया था कि आप चाहे तो हम सहयोग कर सकते हैं। तो ये चीजें दर्शाती है कि कहीं न कहीं ट्रंप के आने से भारत को लाभ हो सकता है। दूसरा, जो आपने बड़ी बात पूछी कि जो एनआरआईज है उनको लेकर क्या है, देखिए एनआरआईज में निश्चित तौर पे भारतीयों को ऐसा समझा जाता है कि जो वहाँ पे है भारतीय मूल के लोग, उनका ज्यादा सपोर्ट दिख रहा है शुरुआती दौर में कमला हैरिस के प्रति। लेकिन कमला हैरिस का जो बैकग्राउंड है, जो एक कम्युनिस्ट बैकग्राउंड है, जो उनकी सोच है, कहीं स्पष्ट तौर पे भारत को समर्थन करता हुआ उनका रुख नहीं दिखता है। ये एक भारत के लिए खतरे की घंटी भी हो सकती है। और देखिए इवन यूक्रेन और रशिया वार में भी ट्रंप ने जहां एक स्पष्ट स्टैंड लिया है कि हम इस तरह से खुल करके यूक्रेन के साथ नहीं खड़े होंगे, वहीं बाइडेन प्रशासन बिल्कुल यूक्रेन के साथ खड़ा है, और जबकि भारत रूस के साथ रहा है मोटे तौर पर पर्दे के पीछे से। और सैद्धांतिक तौर पर भारत ने जरूर कहा है कि यूक्रेन के साथ ठीक नहीं हो रहा है। और आपको याद होगा राखी जी कि यूक्रेन ने तो 370 जम्मू कश्मीर में हटाए जाने पर भारत के खिलाफ बयान दिया था, और इसी कारण से जब वो युद्ध में फंसे और भारत का समर्थन मांग रहे थे, तो कई बार भारत में कई लोगों ने कहा कि भाई आप तो भारत के खिलाफ बयान देते हैं, तो भारत से समर्थन की क्या उम्मीद करते हैं। लेकिन उसके बाद भी आउट ऑफ वे जाकर के प्रधानमंत्री ने शांति के पक्ष में और डेमोक्रेटिक पॉलिसीज के पक्ष में, डेमोक्रेसी की रक्षा के पक्ष में, यूक्रेन के पक्ष में न सिर्फ बात की, यूक्रेन की यात्रा पर भी गए, और उन्होंने एक बहुत ही बैलेंस अप्रोच अपनाया। कुल मिलाकर के हमें ऐसा लगता है राखी जी कि जो अभी तिवारी साहब ने कहा कि जो कनाडा का मामला है उसको भी अगर आप देख लें, तो उसमें जैसे ही कनाडा ने भारत पर खुलेआम अपने राष्ट्रीय एग्जीक्यूटिव के हेड ट्रूडो के तौर पे भारत के खिलाफ आरोप देखे, तो आपने देखा कि जिनको कहा जाता है 5 आईज, उसमें से 4 ऑस्ट्रेलिया, अमेरिका, ब्रिटेन, ये लोग खड़े हो गए साथ में कनाडा के साथ, जबकि क्वाड के हम सदस्य हैं उनके साथ, और भारत उनका एक बहुत बड़ा स्ट्रेटेजिक पार्टनर है चीन को काउंटर करने के लिए साउथ चाइना के मामले में। लेकिन आपने देखा कि जैसे ही उनके खास पुराने साथियों का मामला आता है, कनाडा उसका एक बड़ा एग्जाम्पल है, तो उन्होंने भारत को बिल्कुल एक तरफ छोड़कर कनाडा के पक्ष में न सिर्फ बयान दिए, भारत से कहा कि कनाडा जो कह रहा है आप उसके लिए कार्रवाई करिए। आप देखिए कल जिस तरह से मंदिर पे हमला हुआ है, अभी तक आपको अमेरिका से कोई बयान नहीं देखा होगा आपने। और इसी तरह से बांग्लादेश के मामले में जिस तरह से सनातन धर्मियों और हिंदुओं पे हमले हुए, और जिस तरह से वहां पे इस्लाम के बात को आगे बढ़ाने के लिए हिंदुओं को दुर्गा पूजा करने से रोका गया, हिंदुओं को अपनी धार्मिक जो अधिकार है उनका उपयोग करने से रोका जा रहा है, इस मुद्दे पर भी पूरी दुनिया की बिरादरी में बड़े नेताओं में ट्रंप ने कम से कम ट्वीट कर करके कहा कि ये बहुत बड़ा कंसर्न का विषय है और इसको वो बड़े स्तर पर उठाएंगे। ये दर्शाता है कि ट्रंप कहीं न कहीं भारतवंशियों के साथ खड़े दिख रहे हैं, भारत के पक्ष की बात कर रहे हैं, और ट्रंप के वापस आने से भारतवंशियों को और भारत को ज्यादा लाभ हो सकता है। जी ठीक है, चलिए वापस आऊंगे। संदीप जी सुन पा रहे हैं? संदीप जी जी संदीप जी, मुझे ऐसा लगता है क्योंकि एक जो बात ट्रंप के लिए आ रही है बार बार निकलकर, और ये कहा जा रहा है कि उनका जो कनेक्शन है, उनके व्यक्तिगत संबंध भी प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी के साथ बहुत अच्छे थे, बहुत अच्छे हैं, जाहिर तौर पर जो बाइडेन के साथ भी बहुत अच्छे हैं, और ओवरऑल दोनों कैंडिडेट को यदि देखा जाए तो भारत को कहीं कोई दिक्कत आएगी नहीं। हालांकि बहुत सारी जो चीजें हैं, क्योंकि जब रिजल्ट आ जाएगा, जब नाम क्लियर हो जाएगा, उसके बाद की चीजें बाद में तय होंगी, लेकिन फिलहाल भारत को कहीं कोई ऐसी दिक्कत परेशानी नहीं दिखती। लेकिन एक मुझे ऐसा क्यों लग रहा है बार बार कि थोड़ा सा
लगता है ट्रंप को लेके बहुत ज्यादा समर्थन इसलिए भी है और भारत के परिप्रेक्ष्य में थोड़ा सा ज्यादा है कि उनका कनेक्शन क्योंकि प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी के साथ बहुत अच्छा रहा। हालांकि उन्होंने भी मौके मौके पर अपनी बात को रखा, एक जीत को रखा। और सबसे बड़ी बात और यहाँ पे मुझे जो महत्वपूर्ण लगी, मैं 2-3 दिन पहले अभी एक प्रमोद आचार्य कृष्णम को सुन रही थी, उन्होंने भी एक बात बोली है कि इस वक्त सारी चीजों को, सारी पॉलिटिक्स को छोड़ दीजिए, खड़े कीजिए के लिए उन्होंने कहा था कि इन सारी चीजों को हटा के ट्रंप का समर्थन करिए, मोदी जी का समर्थन करिए, क्योंकि वो यदि कनेक्शन बनेगा तो भारत के लिए बहुत अच्छा हो जाएगा आगामी। जी राखी जी, जैसा कि आप बता रहे हैं, ट्रंप के लिए माननीय मोदी जी से उनका अच्छा ट्यूनिंग है, अच्छा मतलब ये कहते हैं बॉन्डिंग बहुत अच्छी है। मगर भारत इतना मजबूत है राखी जी इस समय कि कोई भी राष्ट्रपति बने अमेरिका का, उसे हमारे साथ चलना पड़ेगा, हम उसके साथ चलेंगे। तो माननीय प्रधानमंत्री जी ने जो अपनी विदेश नीति, जो हर देश से संबंध अपने अच्छे बनाए, किसी से ना बैर ना किसी से दोस्ती, मतलब इतना है कि दोस्ती भी है और बैर भी नहीं है। तो वो जो हमारा जो सिस्टम चला है 2014 के बाद, माननीय प्रधानमंत्री जी ने सभी देशों के साथ मिलकर इतने अच्छे अपने व्यवहार, इतने अच्छा संपर्क बनाए हैं कि वो चाहे कोई भी राष्ट्रपति बने, उन्हें भारत को कोई फर्क पड़ने वाला नहीं है। लेकिन होता है कि कहीं किसी से कुछ अच्छा व्यवहार होता है, अच्छी दोस्ती होती है, तो उसको लेकर ट्रंप के लिए लोग कह रहे हैं। मगर जो वहां वोट डाल रही है, मेरा मानना यह है कि इसे हमें अमेरिका पे छोड़ देना चाहिए, क्योंकि अमेरिका की जनता जो है वो अपने राष्ट्रपति को चुन रही है, ना कि भारत की जनता राष्ट्रपति को चुन रही है। तो अमेरिका की जो जनता चुन रही है, हमें उस पे छोड़ देना चाहिए कि वो अपने नेता को, किस नेता को चुनना चाह रहे हैं। और रही हमारी बात, तो भारत तो हमेशा एक मजबूत स्थिति में है और खड़ा रहेगा, चाहे वो राष्ट्रपति कमला हैरिस बने, चाहे डोनाल्ड ट्रंप बने। हमारा कोई कहीं से कहीं तक कोई नुकसान नहीं है। हमारे संबंध डोनाल्ड ट्रंप से भी इतने अच्छे हैं और बाइडेन से भी अच्छे थे। तो कमला जी रहेंगे तो भी हमें कोई दिक्कत होने वाली नहीं है, क्योंकि देखिए ये रिश्ता ऐसा है कि एक दूसरे का गिव एंड टेक वाला है। हम उन्हें कुछ देते हैं, वो हमें कुछ देते हैं, हम अच्छा व्यवहार उनसे करते हैं, वो हमसे अच्छा व्यवहार करते हैं। तो यही सब चीज होती है। और रही बात रिजल्ट की, तो जब भी रिजल्ट आ जाएगा तो हमारे लिए कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। मैं अमेरिका की जनता को यही कहूंगा कि जो भी वो अपना नेता चुन रहे हैं, वो अच्छा नेता चुनेंगे और उसमें भारत की हितों का ख्याल रखेंगे, चाहे ट्रंप आए चाहे कमला हैरिस आए। वो हमारे साथ जुड़कर हमारे जो आदान प्रदान है, चाहे वो वस्तुओं का हो, चाहे वो और बहुत सारी चीजें, रक्षा चीजों का हो, चाहे किसी भी चीज को लेके, हमारे संबंध अमेरिका से लगातार अच्छे होते रहे हैं। 2014 के बाद तो बहुत अच्छे हमारे रिश्ते बने हैं। और डोनाल्ड ट्रंप का तो कहना नहीं है कुछ भी, क्योंकि वो आए हैं और उन्होंने एक बहुत बड़ी बात अभी बोली है, जो मैं इस चैनल पे बोलना चाह रहा हूं आपके, कि उन्होंने बोला है कि बांग्लादेश में जो हिंदुओं के साथ अत्याचार हुआ है, यदि वो होते तो वो इस अत्याचार को नहीं होने देते, या अब आगे कोई, भगवान ना करे, कोई ऐसी कोई स्थिति बनती है तो वो हिंदुओं का साथ देंगे। ये उन्होंने एक बहुत बड़ा बयान दिया है। मैं यही चाहूंगा कि वो अपने बयान पे कायम रखें। कभी भी कोई हिंदुओं पे कभी कोई ऐसी परिस्थिति बनती है तो वो हिंदुओं का साथ दे और अमेरिका साथ दे। ठीक है, आपकी इसी छोटी सी चीज को मैं एक बार फिर से बताना चाहती हूँ, क्योंकि अनुपम जी ने भी यही कहा था। ऐसी ही बात कमला हैरिस के तरफ से है। आप व्यापारिक संबंधों की बात कर लीजिए, आप डिफेंस सेक्शन से बात कर लीजिए, उनकी तरफ से भी ये क्लियरिटीज हैं, बहुत स्पष्ट रूप से हैं कि कहीं कोई दिक्कत नहीं जाएगी। इनफैक्ट चीन के सामने भी यदि भारत को मजबूत तो नहीं कहना चाहिए, और किसी चीज की बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट या जरूरत होती है तो वो सपोर्ट ही करेंगी। तो मुझे लगता है भारत के लिए, मैं बार बार कह रही हूँ कि ये बहुत अच्छा होगा जो भी बनता है। अब एक महत्वपूर्ण बात, मुर्तजा जी मुझे सुन पा रहे हैं? आपकी आवाज आ रही है? हाँ मुर्तजा, एक महत्वपूर्ण सवाल है इस इलेक्शन पर, क्योंकि देश विदेश पूरी दुनिया की इस इलेक्शन पर नजर है। अभी तक भारत के परिप्रेक्ष्य में हम बात कर रहे थे। आपसे मैं ये जानना चाहती हूँ कि अमेरिका की जनता ने जो वोट किया है, उन्होंने अपने मुद्दे, वहां के जो एनआरआईज हैं उनकी अपनी एक्सपेक्टेशंस, उनकी डिमांड, उनका भी एक पूरा, एक कहते हैं ना कि एक माइंडसेट होगा कि वो अमेरिका में किसे देखना चाह रहे हैं, वो अमेरिका में क्या चाह रहे हैं, क्योंकि वो वहां हैं। ये बात बिल्कुल सही है। हमारी चर्चा, या हम क्योंकि सोच रहे हैं, क्योंकि हम एक ऐसी चर्चा में हैं, हम देश से इसको कंपेयर करेंगे, हम भारत से संबंध को कंपेयर करेंगे, लेकिन वहां के जो लोग हैं उनकी जो सोच है, और पुराने सिनेरियो को उठाकर यदि देखें और समझने की कोशिश करें तो वहां के मुद्दे बहुत अलग है।
देखिए, एक चीज ये है कि ये फेस्टिवल ऑफ डेमोक्रेसी आज अमेरिका में वोटिंग हुई है और दोनों ने बहुत अच्छी कैंपेन की और रिजल्ट एक ऐसे है कि ये समझ में अभी तक ये नहीं आ रहा है कि शायद ये आएंगे या वो आएंगे। जो भी आएंगे, मैं इतना कह सकता हूं कि 2004 से 14 तक जो यूपीए 1 और 2 की जो हुकूमतें रही है, इसमें अमेरिका से जो हमारे संबंध रहे हैं 1-2-3 एग्रीमेंट न्यूक्लियर एनर्जी के ताल्लुक से हो या यहाँ से जो डॉक्टर्स वगैरह जाते थे और आपके आईटी प्रोफेशनल जो इंडिया से अमेरिका जाते थे और अभी भी जा रहे हैं, तो ये सब चीजें जो ये पॉलिसी मैटर है। और आप एक चीज मैं आपको साफ तौर पे बता दूं कि अमेरिका में लीडरशिप चेंज होती है, पॉलिसीज कभी भी चेंज नहीं होती। आज जैसे कनाडा का हमारा मामला है, तो इसमें आप देखेंगे कि लीडरशिप अगर वहां पे चेंज भी होती है, चेंज ऑफ गार्ड होता है या फिर हो सकता है कि कमला हैरिस आ जाए, इसमें उनका जो स्टैंड होगा उसके लिए हमको तैयार रहना पड़ेगा। और हमारे पास खास तौर पे डिप्लोमेसी थोड़ी सी स्ट्रांग करनी होगी और डिप्लोमेटिक उसके ऊपर ही हर वो चीज तय होगी। हम क्योंकि एक चीज अच्छी ये है कि भारतीय हम जो है लोगों से इतना मतलब हर एक से प्यार करते हैं। आज मैंने देखा कि कई लोग जो है पूजा की है डोनाल्ड ट्रंप के लिए और कुछ कमला हैरिस के लिए भी, वो अपनी जगह है, वो आपका अपना अफेक्शन है किसी लीडर को लेके। मगर मैं इतना कह सकता हूं कि भारत काफी स्ट्रांग है और ये आज ही से नहीं, 1947 से लेके आज तक हर हुकूमत ने, जो भी पार्टी ने हुकूमत की, भारत को इतना स्ट्रांग किया हुआ है कि हमको नजरअंदाज किसी भी हिसाब से नहीं किया जा सकता। और इसमें उम्मीदें यही है, चाहे ये आए कि वो आए, थोड़ा हमसे जो है दोस्ती बनाए रखें, उनके पॉलिसीज और हमारे पॉलिसीज आपस में टकराए ना। ठीक है, चलिए आरपी श्रीवास्तव जी, कमला या ट्रंप, जनता किसके संग, ये तो हमें नतीजों के बाद पता चलेगा, लेकिन भारत के परिप्रेक्ष्य में बहुत पॉजिटिविटी दिख रही है। एक बात बड़ी महत्वपूर्ण है, जहां तक एनआरआईज की बात है, जहां तक वहां के मुद्दों की बात है, दो पार्टियां और यहां से जो सफर तय होगा, क्योंकि देखिए इलेक्शन आप कहीं का भी देख लीजिए, वहां के स्थानीय मुद्दे, वहां की स्ट्रैटेजी, वहां की प्रोसेस, वो सारी चीजें बहुत प्रभावी होती हैं। तो आज जो चीजें हुई हैं, जनता ने जिस तरीके से वोट दिया है, बहुत सारे मुद्दों पर बात है, महंगाई भी वहां का एक बड़ा मुद्दा रहा है, जाहिर तौर पर बहुत सारी चीजों का जिक्र हुआ, तो कहीं ना कहीं वो और भारत और जो स्टेट्स का जिक्र हमने यहां पर किया कि वो अपने आप में महत्वपूर्ण है। तो आप किस तरीके से देखते हैं इस इलेक्शन को? देखिए राखी जी, जहाँ तक अमेरिका में जो चुनाव हो रहा है आज की डेट में, ये देखना होगा कि उसमें भारत का भी एक बड़ा इंटरेस्ट है। आपने देखा होगा कि हमारा देश एक ऐसा लोकतांत्रिक देश है जो किसी भी हर चुनाव को उत्सव के रूप में लेता है। हमें लगता है चुनाव अमेरिका में हो रहा है, उत्सव हमारे यहाँ हो रहा है। और एक दूसरी बात, सबसे बड़ी बात है, जहाँ तक जो है हमारी पॉलिसी के बारे में, जो हमारे अमेरिका से हमारे रिश्तों के बारे में है, तो ये तो स्पष्ट है, हमें लगता है कि सारे पैनलिस्ट इस बात से सहमत हैं कि चाहे कमला हैरिस जीतें या फिर ट्रंप जीते, लगभग स्थितियाँ सामान्य इसी तरह से रहेंगी। उसका एक कारण ये भी है कि हमारे प्रधानमंत्री जी के संबंध दोनों से काफ़ी अच्छे रहे। हालांकि कमला हैरिस से नहीं रहे हैं उतने, क्योंकि उनका जो वाइडेंस रहा, लेकिन अब कमला हैरिस अगर जीतती हैं तो हमें लगता है कि चूँकि पार्टी वही है और पार्टी की पॉलिटिक्स वही है, तो संबंध उनसे भी उसी तरह से रहेंगे। अब रही बात है कि देखिए वैश्विक पटल पर अगर आप जाती हैं तो आप देखिए कि कई मसले ऐसे हैं जिस पर इस चुनाव का सीधा असर पड़ता है, जैसे यूक्रेन रसिया वार, इधर जो है इजराइल और फिलिस्तीनी का है, उधर जो है चीन और ताइवान के बीच में है, इसके अलावा बांग्लादेश है, पाकिस्तान है, तमाम चीज़ें हैं जो एक सुपर पावर का जो भी नेता चुना जाएगा वो उसके जेहन में होगी। और ये देखना होगा कि हमारा देश कहाँ पर खड़ा है। हमें लगता है कि जहाँ तक चाइना का सवाल है, जिसके वर्चस्व को कभी भी, चाहे सामरिक हो या आर्थिक हो या तमाम जिस तरह की चीज़ें हैं, उसको अमेरिका जो है किसी भी हालत में एक्सेप्ट नहीं करेगा। तो उसके लिए भारत एक सबसे बड़ा जो पावर है जो उसके साथ है। तो हम कहीं न कहीं पर जिस तरह से देखते हैं, और हमारे चाइना के बीच निश्चित रूप से लगातार संबंध बहुत अच्छे रहे नहीं हैं। अभी भी ब्रिक्स देशों में के सम्मेलन के बाद जो सेनाएं उससे हटी हैं, बॉर्डर से दोनों सेनाएं, और एक समझौता हुआ है, तो हो सकता है कि थोड़ी सी
नरमी आई है, लेकिन कभी ऐसा नहीं लगता कि चाइना इस तरह की बातों में यकीन रखता है। लेकिन फिलहाल अगर आप देखिए तो जो भी चुनाव में जीत हासिल होगी, जिसकी भी, चाहे कमला हैरिस हो या फिर जो है ट्रंप हो, ट्रंप का ये जरूर है कि हमारे प्रधानमंत्री जी से कुछ ज़्यादा नज़दीकियाँ थी। पिछले चुनाव में भी आपने देखा होगा कि काफ़ी प्रधानमंत्री जी एक तरह से उनके समर्थन में भी थे, और बाद में जब जो बाइडन चुनाव जीते तो प्रधानमंत्री जी बड़े ही सफाई से, बड़े डिप्लोमेटिक ढंग से जो बाइडन से भी बड़ा अच्छा संबंध रखे। तो हमारा तो सिर्फ एक बात तो तय है कि हमारा संबंध दोनों देशों के बीच का ये है कि एक तो वहाँ के आर्थिक व्यापार, हमारे यहाँ से लोग जाते हैं प्रोफेशनल्स, इन तमाम चीज़ों को लेकर के कहीं न कहीं प्रभाव छोड़ता है। तो अगर इन सारी चीज़ों को देखा जा राखी तो हमें ये लगता है कि ये जो चुनाव हो रहा है, जीत तो दो में से एक की ही होगी, ये तो तय है, या तो कमला हैरिस या फिर ट्रंप। अब जो भी जीतेगा, भारत के रिश्ते हमको लगता है कि बहुत ही तल्ख नहीं रहेंगे, बल्कि सामान्य रहेंगे जैसे थे, और कितना फ़ायदा मिलेगा ये तो जीतने के बाद जो भी जीतेगा, वहाँ का जो भी राष्ट्रपति बनेगा उसके बाद तय होगा। लेकिन फ़िलहाल पूरी दुनिया की निगाहें अमेरिका पर लगी हुई हैं, और चूँकि एक सुपर पावर का चुनाव है तो सुपरमैन भी आएगा या सुपर वुमन आएंगी, ये दोनों भी देखना होगा। तो इन दोनों को अगर हम कंपेयर करते हैं तो ये चुनाव जो है बड़ा रोचक है और बड़ा कांटे का है। हमको लगता है कि अमेरिका में इस तरह का ये दूसरा चुनाव है जहाँ पर इतना किसी को ये तय नहीं कर सकता, सारे पोल्स, एग्जिट पोल हो चाहे जो भी सर्वेज हों, ये तय नहीं कर पा रहे कि कौन जीतेगा। बड़ा कांटे का मुकाबला, बड़ा नेक टू नेक है, और जब चुनाव के रिजल्ट आएंगे तो अब दुनिया के लिए बड़ा आश्चर्य होगा कि कौन जीता कौन नहीं जीता, कौन किसके फेवर में है कौन किसके विरोध में है, ये तो बाद में पता चलेगा। लेकिन ये चुनाव बड़ा रोचक है, और जो भी जीतेगा, जो भी राष्ट्रपति होगा, निश्चित रूप से वो अमेरिका के हितों की सबसे ज़्यादा रक्षा करेगा, उसके बाद दुनिया के सारे देश होंगे। बिल्कुल। अनुपम जी, एक बात बड़ी महत्वपूर्ण है, क्योंकि अमेरिका का इलेक्शन है तो अमेरिका की उन सारी बातों को रखना पड़ेगा यहाँ पर, ताकि एक क्लियरिटी निकल कर आ पाए। कमला हैरिस और डोनाल्ड ट्रंप, इन दोनों ने बड़ी चुनौती जिस स्टेट को माना है, जिस जगह को माना है, जहां के वोट्स को माना है, वो पेंसिल्वेनिया आया है। मैंने आज बहुत अच्छे से सारी चीज़ों को देखा। उसके जिक्र में उन्होंने खुद कहा सबसे ज़्यादा प्रचार, सबसे ज़्यादा टाइम वहाँ स्पेंड करना, वहाँ के लोगों तक पहुँचना, अपनी बात को, अपने मुद्दों को रखना, और इन सारी चीज़ों के बाद उनको ऐसा लगा कि बहुत एक टफ टास्क है उनके लिए वहां से चीजों को निकालना। दोनों को ऐसा फील हुआ। तो ये बात भी सच है कि 1948 के बाद ये बात सच है कि बिना यहां से कोई भी पास हुए व्हाइट हाउस नहीं पहुंचा है। ये भी अपने आप में एक रिकॉर्ड जैसा है। तो क्या इसका एक बहुत इंपैक्ट आप इस बार देख पाएंगे, क्योंकि कैंडिडेट दोनों, एक मैन एक वुमेन? देखिए राखी, काफी दिलचस्प है, और निश्चित तौर पर आपने पेंसिल्वेनिया का उदाहरण लिया है, तो जो मैंने जो स्टडी किया है उसमें अमेरिका को आप 3 भागों में बांट सकते हैं। एक तो एक वो स्टेट है कुछ जहां पर ज्यादा इंडस्ट्रियलाइजेशन हुआ है, जहां पर अपेक्षाकृत धनाढ्य लोग रहते हैं, तो वहां इन स्टेट्स के अंदर, इनको रस्ट स्टेट्स कहा जाता है, इनके अंदर जो बाइडेन की यानी कि डेमोक्रेट्स की लोकप्रियता ज्यादा है। कुछ इलाके ऐसे हैं जिनको सन स्टेट्स कहा जाता है, जो अपेक्षाकृत जियोग्राफी के हिसाब से अमेरिका के अंदर कुछ बाकी राज्यों से कुछ गर्म होते हैं, वातावरण में गर्म रहता है, सन ज्यादा रहता है वहां पे। सन स्टेट्स के अंदर ऐसा माना जाता है कि यहाँ पर अपेक्षाकृत गरीबी ज्यादा है, या यहाँ पर जो वोटर्स हैं उनमें से युवाओं की संख्या ज्यादा है। तो जहां पर युवाओं की संख्या ज्यादा है और जहां पर कंपैरेटिवली लोग उतने धनाढ्य नहीं है, वहां पर डोनाल्ड ट्रंप की स्वीकार्यता ज्यादा है, ये सर्वेस बता रहे हैं। और जहां पेंसिल्वेनिया या विस्कॉसिन या आयोवा या फिर नेवाडा वगैरह का अगर हम जिक्र करें, ये वो स्टेट्स माने जाते हैं जहां से राष्ट्रपति बनने की सीढ़ी निकलती है, ऐसा इतिहास में देखा गया है। आपने खुद जिक्र किया, पेंसिल्वेनिया वो जगह है जिसके ऊपर पकड़ सभी बनाना चाहते हैं। इसके पहले कैलिफोर्निया का भी लगभग यही स्टेटस हुआ करता था। ऐसा माना जाता था कि कैलिफोर्निया जिसने जीत लिया वो अमेरिका का राष्ट्रपति बन गया। लेकिन इस बार वो सारी भ्रांतियां, वो सारे नियम टूट रहे हैं, और वो टूट इसलिए रहे हैं क्योंकि इस बार वोटर बुरी तरह से बटा हुआ है अमेरिका का। अमेरिका के अंदर, जैसा मैंने एक छोटा सा एग्जांपल दिया कि यंग वोटर्स डोनाल्ड ट्रंप को पसंद कर रहा है, जबकि वो अपेक्षाकृत उम्रदराज हैं। वहीं पर धनाढ्य वोटर जो है, जो रिपब्लिकन को पसंद करके डेमोक्रेट्स को पसंद कर रहा है।
जबकि डेमोक्रेट्स को माना जाता है कि वो ज्यादातर चीजों में बदलाव नहीं लाते हैं, वो स्टेटस को मेंटेन करते हैं। तो धनाढ्य लोगों के लिए ये बहुत फायदे वाली चीज नहीं होती है। उनको चाहिए ऐसा व्यक्ति जो कि व्यापार के क्षेत्रों में और ज्यादा सुधार करे, कुछ आमूलचूल परिवर्तन लाए, कुछ तेज चेंजेस लाए। ऐसे काम करने के लिए डेमोक्रेट्स नहीं जाने जाते हैं, लेकिन फिर भी वो लोग डेमोक्रेट को चुन रहे हैं। तो इसीलिए मैं कहता हूं बहुत बटा हुआ चुनाव है और इसके कई सारे कारण हो सकते हैं। इसमें सबसे बड़ा कारण तो इन दोनों प्रेसिडेंट्स का, जो प्रेसिडेंट बनने जा रहे हैं, दोनों लोगों की जो पर्सनैलिटी है उसका बहुत बड़ा योगदान है। आम अमेरिकी अपने हिसाब से, अपने फायदे नफा नुकसान के हिसाब से ये देख रहा है कि कौन मेरे लिए ज्यादा मुफीद होगा और उसी के हिसाब से वो चुन रहा है। अब एक तीसरा एग्जाम्पल मैं भारतवंशियों का देता हूँ। करीब 52 लाख भारतवंशी वोटर अमेरिका के अंदर है और हमको ये एक कौम के नाते हमको ये चाहिए था, एक मतलब बेसिक चीज होती है, हमको कमला हैरिस को ज्यादा पसंद करना चाहिए था क्योंकि उनके रूट्स इंडिया में। लेकिन उसके बाद भी यहाँ पर जो शुरुआती ट्रेंड देखा गया था उसमें कमला हैरिस आगे थी, लेकिन बाद में वो नेक टू नेक फाइट भारतवंशियों के बीच में भी हो गई। डोनाल्ड ट्रंप जिनका ओरिजिन भारत से नहीं है, लेकिन वो भी भारतवासियों को, भारतवंशियों को बहुत पसंद आ रहे हैं। तो वहां पर अभी भी ये नहीं कहा जा सकता कि भारतवंशियों ने ज्यादा वोट डोनाल्ड ट्रंप को दिए हैं या फिर ज्यादा वोट कमला हैरिस को दिए हैं। तो जो एथनिसिटी है वो भी यहाँ पर काम नहीं आ रही है, जो रूट्स हैं वो भी काम नहीं आ रहे हैं। तो ये एक अजीब सा चुनाव है और इस तरह का चुनाव अमेरिका में, जैसा मैंने पहले कहा था, 2000 में कुछ हद तक ऐसा चुनाव हुआ था जब जॉर्ज डब्ल्यू बुश चुन करके आए थे। और इस बार तो मुझे लगता है उससे भी ज्यादा कड़ी टक्कर है, क्योंकि अभी आज का ही जो सर्वे देखें, जो उनका एक कोई कॉलेज है जो सर्वे कराता है अलग अलग लेवल पर, अलग अलग स्टेट तक कराता है, वो आज की तारीख में भी जब लोग वहां पर फाइनली चुनाव के लिए वोट डाल रहे हैं, वहां पर अभी भी बता रहे हैं 49% कमला हैरिस और 49% डोनाल्ड ट्रंप। यानी कि एग्जैक्टली आज तक नहीं पता चल पा रहा है कौन जीतेगा। इसमें सबसे बड़ी भूमिका स्विंग स्टेट्स की होती है, जिसके बारे में छोटा सा बता दूं। स्विंग स्टेट्स वो स्टेट्स हैं जो कि जिनके बारे में कहा जाता है कि ये लास्ट मोमेंट पर अपने वोट का पैटर्न चेंज कर देते हैं। ऐसे बहुत सारे स्टेट्स हैं। तो स्विंग स्टेट्स की भूमिका यहाँ पर बहुत महत्वपूर्ण हो जाती है। स्विंग स्टेट्स में कुछ स्टेट्स ऐसे हैं जिनमें ऑलरेडी वोटिंग हो चुकी है, यानी उनके आउटकम लगभग हमको पता है। कुछ स्टेट्स ऐसे हैं जिनमें आज फाइनली वोट डाले जा रहे हैं, तो उनका आउटकम जो कल ही पता चलेगा जब रिजल्ट का जो पहला रुझान आएगा। तो यहाँ पर बहुत कठिन है। एक तो अमेरिका की चुनाव प्रक्रिया राखी जी बहुत कठिन है। अगर आप इसको समझना चाहिए, हिंदुस्तान जैसी सरल प्रक्रिया नहीं है, बहुत कठिन प्रक्रिया है। यहाँ पर एक वोटर जो वोट डालता है वो सीधे राष्ट्रपति को वोट डालता है, लेकिन वो इनडायरेक्ट वोट डालता है। वो पहले इलेक्टोरल कॉलेज को चुनता है और वो इलेक्टोरल कॉलेज आगे जाकर के राष्ट्रपति को चुन लेता है। जिसको हम चुन रहे हैं इलेक्टोरल कॉलेज के रूप में, वो हमारा सांसद नहीं है, वो हमारे ऊपर गवर्न नहीं करेगा। हम सिर्फ अपना रिप्रेजेंटेटिव भेज रहे हैं, वो जाकर के राष्ट्रपति चुन लेगा। तो इस कठिन सी व्यवस्था के बाद भी अगर अमेरिका में सफलतापूर्वक 46 राष्ट्रपति तक चुने जा चुके हैं, तो ये उनके लोकतंत्र को सलाम है, ये उनके जनतंत्र को सलाम है और ये एक अच्छी प्रक्रिया है, उसको वो लोग अभी भी फॉलो कर रहे हैं। लेकिन हाँ, एक डर की बात सिर्फ ये लग रही है, जैसा पिछले प्रेसिडेंशियल इलेक्शन में हुआ था, डोनाल्ड ट्रंप हार गए थे और उसके बाद जनवरी के महीने में जो वहां पर दंगे फसाद का माहौल उन्होंने क्रिएट किया था, जो ऐसी सिचुएशन आई थी जो अमेरिका में पहले कभी नहीं हुई थी। वहां पे गोलीबारी चली थी वाशिंगटन के अंदर और एक अफरा तफरी का माहौल हुआ था। शायद इस बार वैसा ना हो, लेकिन उसके इंडिकेशन भी डोनाल्ड ट्रंप अपने भाषणों में दे चुके हैं। और ऐसा ये भी लग रहा है, एक डर है, एक आशंका है कि अगर डोनाल्ड ट्रंप बाय द वे हारते हैं यहाँ पर, तो शायद उस तरह की चीजें फिर से अपने आप को रिपीट कर सकती हैं। लेकिन अब देखने वाली बात होगी भविष्य में क्या होगा, जनवरी में क्या होगा जब प्रेसिडेंट ओथ लेंगे नए प्रेसिडेंट, वो तब की बात है। लेकिन हाँ, ये मैं इस बात से राखी पूरी तरह सहमत हूँ कि बहुत दिलचस्प चुनाव है और इसके बारे में हम जितना ही स्टडी करें उतना ही ये और ज्यादा रोचक लगता है। और इससे भी ज्यादा रोचक होगा कि यदि ऐसी कोई चीजें आती हैं डोनाल्ड ट्रंप की तरफ से, बाई चांस यदि वो इलेक्शन हारते हैं, तो शपथ तो देखिए पिछली बार भी हो गई थी, तो मुझे लगता है इस बार उसके लिए भी पहले से कंसर्न होंगे वहां से भी कि यदि ऐसी कोई सिचुएशन आती है तो जो ओथ सेरेमनी है वो तो प्रॉपर तरीके से होगी। अच्छा, एक बात और है, 6 जनवरी 2025 को ओथ सेरेमनी होनी है, 20 तारीख से 20 जनवरी से उसका कार्यकाल प्रॉपर तरीके से इंप्लीमेंट अमेरिका में होगा। तो ये मुझे लगता है कि इंतजार है, जब डेट्स आ जाती है ना तो उसके पहले से अब रिजल्ट आना है। जैसा कि आपने कहा कि पहले चरण की जो तमाम चीजें आनी शुरू होंगी, उसके बाद बहुत सारी चीजें स्पष्ट हो जाएंगी। तो वाकई बहुत दिलचस्प है। इंदु कांत जी, एक बात आई है, क्योंकि हम विदेश के चुनाव की बात, क्योंकि देश में हलचल है, बहुत ज्यादा है, पूजा पाठ भी हमने देख ही लिया, उत्साह भी अभी एक बात निकल कर आई है कि चुनाव वहां है, उत्साह हमारे यहाँ है। हमारे यहाँ देखिए राजनीतिक रूप से भी एक प्रतिक्रिया आज सुनने देखने को मिली है।
कितने अच्छे से उसका एकदम स्वागत करते हैं कि देखिए इतनी कठिन प्रोसेस है अमेरिका की, लेकिन फिर भी उस बैलेट के जरिए होता है। हम लोग कैसे कभी निष्पक्ष चुनाव को करा पाएंगे? आज भी ये बात निकल कर आई, सुनने में मुझे बड़ा अजीब लगा कि उस इलेक्शन पर हम बात करें, लेकिन आज भी ये बात निकल कर आती है कहीं ना कहीं उस बात पर कि हम अपने बैलेट पेपर या बैलेट से इलेक्शन पर कब आएंगे। जी राखी जी, देखिए इसके पीछे प्रमुख कारण ये है कि हम कहीं न कहीं गुलामी की मानसिकता से ग्रस्त हैं। हमें ऐसा लगता है कि जो पश्चिमी देश कर रहे हैं वो हमसे बेहतर है हमेशा। पश्चिमी देश अगर कहे कि नहीं पश्चिम से सूरज उगता है तो और हम पूरब से कहते हैं तो हम ही गलत है, वो ठीक है। ये वाली मानसिकता से हम निकल नहीं पाए हैं। आप देखें कि दुनिया के बहुत सारे देश हमारी ईवीएम को मंगाते हैं, उनको अप्रिशिएट करते हैं। जब से विपक्षी दलों ने भारत में उसकी आलोचना शुरू की तब से कुछ लोगों में सवालिया निशान आए हैं, लेकिन अभी भी पब्लिकली वेस्टर्न कंट्रीज से या दुनिया के अन्य देशों से जिन्होंने हमारी मशीनों में आस्था व्यक्त की है समय समय पर, उन्होंने अभी तक उस पर कोई सवाल नहीं उठाया है। और इवन सुप्रीम कोर्ट में भी मामला गया, किस तरह से सुप्रीम कोर्ट ने कहा आप आके जांच लीजिए, चुनाव आयोग ने बुलाया, कुछ नहीं हुआ, लेकिन फिर भी सवाल उठाने वाले उठा रहे हैं। तो यह सचमुच में बहुत आश्चर्यजनक है कि जहां अंतर्राष्ट्रीय मामलों की बात हो रही है, जहां यूएस इंडो यूएस रिलेशंस की बात हो रही है, जहां भारत वंशियों के अमेरिकी चुनाव में पार्टिसिपेशन की बात हो रही है, वहां पे हमारे यहाँ के एक नेता का आपने बयान सुनाया तो उन्होंने वहां के चुनाव को बैलेट से कराने की बात कही। आप देखिए, जहां तक शांतिपूर्ण चुनाव की बात उन्होंने कहा संजय राउत जी ने, आप वो भूल गए कि अभी पिछला ही चुनाव अमेरिका में किस तौर पे हुआ था और वहां किस तरह से चुनाव के परिणामों के बाद हिंसक स्थिति हो गई थी। व्हाइट हाउस के आस पास सुरक्षा की व्यवस्था करनी पड़ी थी, गोलियां तक चलानी पड़ी थी, जबकि वहां पे उनके हिसाब से तो बैलेट पेपर से चुनाव हो रहा है। ऐसा नहीं होना चाहिए था। ऑन दी अदर हैंड हमारे यहाँ इस बार मुख्य चुनाव आयुक्त ने स्पष्ट तौर पे अपनी प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा कि हमारे मीडिया के कुछ लोग तथाकथित एग्जिट पोल्स करा करके और काउंटिंग जो एक्चुअल होता है उससे आगे की काउंटिंग पहले से करा करके बता करके फेक न्यूज चला करके और कुछ विपक्षी पार्टियां फेक न्यूज को सपोर्ट करके कहीं न कहीं लोकतांत्रिक व्यवस्था में एक बड़ा सवालिया निशान उठाने और उसके खिलाफ एक विद्रोह की स्थिति बनाने की भी कोशिश करते नजर आते हैं। ये बहुत ही अशोभनीय है और ऐसे प्रयास नहीं होने चाहिए। और बल्कि मैं आपको बता दूं कि हम लोग को अपने आप पर गर्व होना चाहिए कि भारत की वैदिक सनातन परंपरा से लेकर के आज तक जो भी अच्छी चीजें रही हैं उसको दुनिया फॉलो करती है। और ऐसी स्थिति में भी अगर हम कहें पिछले चुनाव में अमेरिका में इस तरह का वायलेंस की स्थिति देखने के बाद भी कि वहां शांतिपूर्ण है, हमारे यहाँ शांतिपूर्ण नहीं है, ये बिल्कुल अनुचित है। और एक आखिरी बात और इस सिलसिले में कहना चाहूंगा, जो किया सवाल आपने उठाया है, हरियाणा का चुनाव इसका बड़ा एग्जाम्पल है। किस तरह की स्थितियां थी, पूरी मीडिया प्रेडिक्शंस ये थे, एग्जिट पोल्स तमाम कह रहे थे कि वहां पे बीजेपी हार रही है, कांग्रेस जीत रही है, लेकिन उल्टा परिणाम आया। लेकिन उसके बावजूद और लगभग जो अमेरिकन सिस्टम है कि वोट का डिफरेंस बहुत कम था, सीटों का डिफरेंस बड़ा था, यही हुआ था हिमाचल में। लेकिन उसके बाद भी भारत के लोकतंत्र में और भारतीय जनता का लोकतंत्र में इतना विश्वास है कि कहीं भी आपने हिंसा नहीं देखी होगी इसको लेकर के, जबकि अमेरिका में हिंसा हुई थी। तो इस तरह का उदाहरण हमारे यहाँ कुछ विपक्षी नेताओं को देना शोभा नहीं देता है। बिल्कुल ठीक बात है। संदीप जी, मुझे ऐसा लगता है मुद्दे जोरदार हैं, महंगाई की बात है, तमाम चीजें हैं, लेकिन बहुत सारी चीजें जो डोनाल्ड ट्रंप की तरफ जाती दिख रही थी। बात वहीं आ जाएगी देखिए फिर से एक बार कि आखिरकार यहाँ पर कौन राष्ट्रपति चुना जाएगा। लेकिन ओवरऑल सिनेरियो जो मैं समझ पा रही हूँ, भारत को कहीं कोई परेशानी नहीं है। एक महत्वपूर्ण बात है, क्या मैं ये मानूं जिस तरीके से डोनाल्ड ट्रंप के लिए हवन पूजन हो रहा है, कमला हैरिस के लिए भी हुआ है, मैं ये नहीं कहूंगी नहीं हुआ,
लेकिन बहुत ज्यादा मैं 2-3 दिन पहले भी उनके समर्थन में ये बात सुन चुकी थी कि मोदी जी यदि रहेंगे और मोदी जी को रहना है तो प्लीज अमेरिका के इलेक्शन में डोनाल्ड ट्रंप का समर्थन करिए, बहुत अच्छी चीजें हमारे देश के लिए आगे जाएंगी। तो मुझे ऐसा क्यों लग रहा है कि क्या यदि ऐसा नहीं होता और कोई ऐसे पर्सनल उनके संबंध नहीं होते तो क्या कोई दिक्कत परेशानी हो जाती? भाई अमेरिका के जो मुद्दे हैं, जो चीजें हैं, वो तो बहुत अलग है ना। जनता तो उन सारी चीजों को सोच समझ के भी वोट कर रही होगी ना कि ये देख के कि हम अमेरिका की जनता आज वोट कर रही होगी कि हम भारत को लेकर सोचकर वोट करें। पहले तो राखी जी आज मुझे बहुत कम समय दिया है। नहीं, समय भरपूर दिया सर, सब लोग बोल रहे हैं, बोलिए बोलिए। जी जी जी, देखिए जैसा मैंने पहले कहा कि ये अमेरिका का चुनाव है और अमेरिका के चुनाव में वहां की जनता, उनकी क्या मुद्दे हैं, किस चीज को लेके, महंगाई को लेके, प्रशासन को लेके, या कोई और बहुत सारे मुद्दे हो सकते हैं जैसे हमारे भारत में होते हैं, सड़क को लेके, पानी को लेके, वहां पे कुछ और तरह के मुद्दे हैं। क्या किस तरह का वहां पे मतलब बजट पास होता है, किस तरह की चीजें होती हैं, बहुत सारी चीजें हो सकती है जो उस लेवल पे है। तो उस वहां की जो जनता वोट कर रही है, भारत की जनता वोट नहीं कर रही, तो अमेरिका की जनता वोट कर रही है। तो मैं फिर कह रहा हूं कि जो अमेरिका की जनता जिसे भी चुनेगी वहां, हमें उसका बहुत ज्यादा फर्क नहीं पड़ेगा, क्योंकि हमने जो बाइडेन के साथ भी काम किया है, हमने ट्रंप जी के साथ भी काम किया है। तो ट्रंप के साथ थोड़ा यह है कि माननीय मोदी जी के जो व्यक्तिगत संबंध है वो थोड़े अच्छे हैं, मतलब एक वो अच्छी दोस्ती वाले हैं। जो बाइडेन से भी थे अच्छे। आपने एक बार देखा होगा जब जो बाइडेन किसी एक कार्यक्रम में थे तो वो माननीय प्रधानमंत्री जी के पास गए, उनसे मिलने गए। तो आप ये देखिए कि जब भारत की मजबूत स्थिति इतनी बनी है, एक भारत सुपर पावर बना है, तो कहीं ना कहीं हर देश चाहता है कि भारत से जुड़ना, भारत से अच्छे व्यवहार रखना, भारत को सम्मान देना। और कहीं ना कहीं राखी जी आप ये मानेंगे, और जो ये पैनलिस्ट बैठे हैं हमारे, वो भी ये मानेंगे कि जब कोई मजबूत होता है, कोई भी देश मजबूत होता है, तो कोई भी दूसरा देश ये नहीं चाहता कि उससे संबंध खराब हो, उससे संबंध बिगड़े। मगर भारत एक जनसंख्या के हिसाब से और भारत एक मजबूती के हिसाब से आगे जो लगातार बढ़ा है, उसका वो सम्मान हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी को, हमारे देश के वासियों को और पूरे भारत को इसका सम्मान मिल रहा है। कोई भी देश हो वो चाहता है कि वो भारत से अच्छे से संबंध रखे, व्यापारिक संबंध रखे और एक व्यवहारिक संबंध रखे। तो इस चीज को लेके कहीं कोई दो राह नहीं है कि कोई भी राष्ट्रपति चुना जाता है, कमला हैरिस चुनी जाए या डोनाल्ड ट्रंप चुने जाए, भारत को इसका कोई फर्क नहीं पड़ने वाला है। सिर्फ अपनी अपनी नीति है, वो अपने देश को अपने हिसाब से चलाएंगे, हम अपने देश को अपने हिसाब से चला रहे हैं। तो कुछ चीजें ऐसी हो सकती है, मगर उनसे बहुत ज्यादा फर्क नहीं पड़ने वाला। भारत अपनी जो अर्थव्यवस्था है उसे अच्छे से लेके चल रहा है और मजबूती से आगे बढ़ रहा है। ठीक है, कंप्लीट किया आपने, नहीं तो आपको शिकायत होगी कि मैंने समय कम दिया। ठीक है, चलिए मुर्तजा जी अपनी बात रखिएगा जल्दी से, क्योंकि अब समय बड़ी तेजी से बढ़ रहा है। जैसा अभी पैनलिस्ट हमारे दोस्त बता रहे थे कि वहां पे बैलेट और यहाँ पे जो है ईवीएम, देखिए हरियाणा में आपने देखा होगा कि 17 कॉन्स्टिट्यूंसीज के ऐसे ईवीएम से जिसका 97% 98% जो है बैटरी बता रही थी, मतलब चार्जिंग इतनी। मुर्तजा जी आप तो कम से कम अभी इस तरह की बात मत करिए, आपसे उम्मीद नहीं करती मैं। एक मिनट में मेरी बात पूरी हो जाती। ठीक है, बोलिए। तो मेरे पास मेरे जेब में जब फोन होता है, मैं दिन तमाम मुझे एक कॉल भी ना आए तो कम से कम 20-25% बैटरी जो है उसकी लो हो जाती है। और ईवीएम यहाँ पे रखे हुए जो है 97-98% बता रहे हैं। देखिए एक चीज ये है कि वहां पे बैलेट पे होता है, तो बैलेट यहाँ पे अगर आ जाए, मैं इतना कहूंगा कि देश की जो जनता है इनका भरोसा बढ़ेगा, इलेक्शन की तरफ जो है लोगों का जहन पुख्ता होगा। तो अगर इंटरनेशनल उसके ऊपर मैं ये बोलने में मजबूर हूँ कि आने वाला इलेक्शन कम से कम हमारा बैलेट पे हो। चलिए धीरे से, आपने अपनी बात भी रखी थी ना, संजय राउत बोले फिर आप भी बोली दिए धीरे से। मैंने वो बात निकाली इसलिए थी कि अमेरिका के इलेक्शन पे आज वो बात आया, मतलब अमेरिका के इलेक्शन में भी ईवीएम बीच में आई। मुझे तो ये भी बड़ा ताज्जुब लगा। पूजा पाठ तो ठीक है, डोनाल्ड ट्रंप ने भी नहीं सोचा होगा कि बताइए इतना कुछ उनके लिए हो रहा है। खुश होंगे वो ये देखकर कि मतलब उनको टीका लगाया जा रहा है और हवन पूजन पाठ हो रहे हैं, मंत्र हो रहे हैं, जगदम्बा महारानी के उनके लिए मंत्र हो रहे हैं। वो मंत्र शायद ना समझ पाए लेकिन खुश बहुत होंगे, देख के तो समझेंगे। मुझे लगता है कि हाँ उनके लिए इतनी प्रार्थना हुई। खैर समय हो गया। आरपी श्रीवास्तव जी बहुत जल्दी से प्रतिक्रिया। हाँ बोलिए, जल्दी से बोलिए संदीप जी। मेरा मानना यह है, हमारे कांग्रेस के साथी बैठे हैं, देखिए
जो पहले हमारे यहाँ वोटिंग होती थी वो बैलेट पेपर से होती थी, इसमें कोई दो राह नहीं है। और मेरा मानना है चुनाव आयोग को हम बार बार कटहरे में खड़ा करते हैं कि हमें नहीं करना चाहिए। हमें इस देश को मजबूती देनी चाहिए। चुनाव आयोग अपना काम करता है, प्रशासन अपना काम करता है, कांग्रेस अपना काम करती है, भाजपा अपना काम करती है। तो मेरा मानना है सर बस अब इस पे ज्यादा मत बोलिए, वरना डोनाल्ड ट्रंप और कमला हैरिस और रिपब्लिकन और डेमोक्रेटिक वाले लोग जब देखेंगे तो कहेंगे देखिए यहाँ भी पक्ष और विपक्ष अब आके लेके बैलेट पेपर पर लड़ने लगे। हमारे इलेक्शन हो रहे हैं, उसमें ये डिसाइड नहीं हो रहा कि कौन जीतेगा, कौन उस चीज को अच्छे से चलाएगा, वहां भी बैलेट की बात हो रही है। खैर ठीक है, आरपी श्रीवास्तव जी, बहुत छोटा सा सवाल, बहुत संक्षिप्त प्रतिक्रिया आपकी। रिपब्लिकन पार्टी, डेमोक्रेटिक, देखिए दो कैंडिडेट अलग अलग हो सकते हैं, इनका अपना एक ऑरा हो सकता है, इनका एक काम करने का तरीका अलग हो सकता है, लेकिन इन पार्टियों के बारे में भी अमेरिका में समझे तो बहुत अलग अलग चीजों से ये काम करके आए। क्या उसका इम्पैक्ट इस पर पड़ेगा? नहीं देखिए राखी जी, बिल्कुल आप इम्पैक्ट पड़ेगा। आपने देखा होगा कि रिपब्लिकन और डेमोक्रेट, आप डेमोक्रेट में जो है आपने ये देखा होगा कि कमला हैरिस हैं, और आपने देखा होगा कि विचारधारा का जहाँ तक सवाल है, एक जो उनकी अलग विचारधारा है, लेबर बेस्ड विचारधारा, और रिपब्लिकन की जो है एक कैपिटलिज्म की तरफ जाती है। तो एक पूंजीवाद का समर्थक है, दूसरा जो है श्रमिकों का समर्थक है। लेकिन जहाँ तक भारत का सवाल है और उससे संबंधों का सवाल है, आपने देखा 47 से बाद बहुत सालों तक जो भारत से अमेरिका के संबंध अच्छे नहीं रहे, और उसका कारण भी कई बार देखने को मिला। लिबरलाइजेशन के बाद संबंध थोड़े ठीक होने चाहिए, जब जो है एक तरह से व्यापार को लेकर के जब आगे बढ़े। लेकिन ये वही अमेरिका है जहाँ PL 480 को लाल बहादुर शास्त्री जी ने उन्होंने कैंसिल किया था, लेने से मना किया था। आप देखिए कितनी बड़ी बात है। तो चूंकि आज व्यापार में गिव एंड टेक की बात, मैं स्वीकार करता हूँ कि जब गिव एंड टेक की बात, भारत एक सुपर पावर बनने की तरफ है और दूसरी तरफ है कि उसका आर्थिक बाजार, हमारा बाजार बहुत बड़ा है। तो ऐसी स्थिति में अमेरिका की मजबूरी हो जाती है, अब वहाँ ट्रंप बने या फिर कमला हैरिस बने, भारत के साथ उनको व्यापार करना ही है, उनको अपना जो सामान हथियार बेचना ही है, भारत को खरीदना ही है। तो इन सारी चीज़ों को अगर आप देखेंगे, और एक तीसरी सबसे बड़ी बात है कि जो चाइना है उसके जो है सामने भारत एक पावर है और उसका साथ देना अमेरिका की मजबूरी है। तो इन सारे अगर चीज़ों को देखें तो लब्बल हुआ यही होगा कि भारत पहले का भारत नहीं है, लेकिन तब भी भारत ने अमेरिका के सामने घुटने नहीं टेका और आज का भी भारत नहीं घुटना टेक रहा। बिल्कुल, और इसी के साथ कल से इंतजार करना शुरू कर देते हैं, बहुत सारी चीजें आना शुरू हो जाएंगी। आखिरकार कहते हैं ना कि इस सुपर पावर में सुपर मैन और सुपर विमेन कौन बनकर निकलेगा, ये देखने वाली बात होगी। आप सभी का बहुत शुक्रिया इस चर्चा में जुड़ने के लिए। तो जाहिर तौर पर देखिए सुपर पावर का सुपर बॉस कौन होगा, कमला हैरिस या डोनाल्ड ट्रंप, ये अपने आप में बड़ा सवाल जैसा है। देखिए कांटे की टक्कर है, इसमें कोई दो राय नहीं है। एक तो मेन एंड विमेन, और दूसरी चीज दोनों का ऑरा, दोनों की प्रोफाइल, दोनों के काम करने का तरीका। देखिए प्रेजेंटेबल आप हैं, वो कहीं ना कहीं मायने रखता है। अमेरिका की जनता ने अपने मुद्दों के साथ साथ वहां के जो एनआरआईज हैं उन्होंने सारी चीजों को फोकस करके अपने वोट आज दिए हैं। अब उनका निर्णय क्या होगा और इसका कितना इंपैक्ट भारत पर पड़ेगा, जब ये पूरी किताब खुल जाएगी कि आखिरकार जब वो चेहरा हमारे सामने आएगा, ये देखने वाली बात होगी। फिलहाल चर्चा में इतना ही, बने रहिए स्वदेश न्यूज के साथ। सबसे पहले देश।